तस्वीरें दिखाएंगे अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन की। बदायूं में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और डोर टू डोर कैंपेन उनका चल रहा है। सीधी तस्वीरें बदायूं से, जहां अमित शाह जनसंपर्क इस वक्त कर रहे हैं स्थानीय लोगों से, जहां अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील की जा रही है। तो अमित शाह पर्चे बांट रहे हैं बदायूं में। डोर टू डोर ये कैंपेन बीजेपी का। अलीगढ़ के बाद बदायूं पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील की जा रही है, जहां कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने कई बंदिशें लगाई और डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति पार्टियों को। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का ये बदायूं में जनसंपर्क कार्यक्रम, डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, जिसमें किस तरह से पिछली सरकार ने कार्य किया और आगे का क्या विजन है उत्तर प्रदेश को लेकर, ये इन पैम्पलेट्स में शामिल है। तो इस तस्वीरें बदायूं की दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे हैं। काफी लोग भी हैं जो अमित शाह से मिलना, उन्हें देखना चाहते हैं। पर्चे उन्हें बांटे जा रहे हैं। इससे पहले एक सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने, जहां समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, किस तरह से गुंडाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में रहा है, उन्होंने ये भी कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय आजम खां और कई ऐसे नेता नजर आते थे सड़कों पर चलते हुए, जिससे असुरक्षा का भाव रहता था। लेकिन आज क्या आपको ऐसा कोई भी बाहुबली नेता नजर आता है बीजेपी के कार्यकाल में, जिससे वे ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और अब बदायूं की ये तस्वीरें, जहां अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है चुनाव प्रचार में। जो तय प्रोसीजर है चुनाव आयोग की तरफ से, लिमिटेड जनसंख्या में जहां चुनावी सभाएं हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहे हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें इसी तरह डोर टू डोर कैंपेन की अमित शाह के सामने आई हैं और आज भी वे बदायूं पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जहां भारत माता की जय और बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी स्थानीय लोग और उनके समर्थक बीजेपी के कर रहे हैं। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, रोजगार और साथ ही किसानों के हक में कई बातें लिखी हैं। बीजेपी लगातार इसे एक सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव बता रही है और वे ये लगातार अपने कैंपेन में, अपने भाषणों में भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को एक बार फिर से जिताया जाए। अगर आप चाहते हैं कि कानून का राज ही उत्तर प्रदेश में स्थापित रहे, जो कुछ कार्य 5 सालों में योगी सरकार ने किए हैं उनकी चर्चाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी इस बार भी बहुमत हासिल करने का दावा पेश कर रही है। हालांकि बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन भी कड़ी चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और इस बाबत जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल रैली कर चुके हैं। और भरत हमारे संवाददाता बदायूं से ज्यादा जानकारी देंगे। भरत, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, कौन कौन और इसमें शामिल है? तस्वीरों में हम गृह मंत्री को देख पा रहे हैं और इसके आगे का भी क्या कुछ कार्यक्रम है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है डोर टू डोर कार्यक्रम है, कैंपेनिंग कर रहे हैं अमित शाह। उनके साथ में जो है सहकारिता मंत्री हमारे BL वर्मा जी भी मौजूद हैं और जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं महेश चंद्र गुप्ता मौजूद हैं, नगर विकास राज्य मंत्री, और उनके साथ में संघमित्रा मौर्य सांसद। तो ये सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है और इसके बाद में इनकी संगठन की मीटिंग होनी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। ठीक है, इससे पहले वे अलीगढ़ में थे, अब बदायूं। आगे भी क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? जी, यहाँ से जाने के बाद में ये डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद में इनका एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक संगठन की मीटिंग है, वो कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर उनकी रवानगी होगी। ठीक है, और जिस तरह हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनका भी समर्थन इस वक्त दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
सीधा आपको लिए चलेंगे पीलीभीत, जहां राजनाथ सिंह भी प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा है जब कांग्रेस की सरकारें आई है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, यहां तक कि मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो दिल्ली में, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए बहुत सारे सुधारात्मक कदम, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। मैं एक उदाहरण केवल आपको देना चाहता हूं। क्या पिछली सरकारें इन सब सारे कामों को नहीं कर सकती थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ न कुछ सुधार नहीं किए जा सकते थे? लेकिन नहीं किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर हमारे किसान मौजूद हैं। बहनों भाइयों, किसानों के खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यही राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है लोगों की जेबों में, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, बहनों भाइयों, 6,000 रुपया की दिल्ली की बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और भी जितने प्रभावी कदम होंगे, यकीन दिलाते हैं आपको, वो हमारी सरकार उठाएगी। डिजिटाइजेशन का सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बहनों भाइयों, पीलीभीत में सचमुच मुझे आकर बेहद खुशी हो रही है। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं, कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है। यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। मैं महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यदि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर इस सोने का छत्र लगवाया, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी छत्र सोने का लगाने का काम किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया। यह रहा है हम लोगों का इतिहास। बहनों भाइयों, यह कभी कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ बाहरी ताकतें भी अपने हर प्रकार का रिश्ता आप सब लोगों के साथ है। और जो 6 माह का समय मिला, इस 6 माह के समय में 550 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए, उन सभी के शासनादेश निकाले हैं। भाइयों बहनों, आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने ये लिखा है कि हम गंगोली 8 क्षेत्र को नगर पालिका का दर्जा देंगे।
अरे भाई, इसका नगर पालिका का दर्जा तो तब दोगे जब आप बनोगे। हम तो इस दर्जे को पहले ही दे चुके हैं। आप यहाँ रहते नहीं हो, आप यहाँ रहते नहीं हो। आपको बाहर से लाकर यहाँ पर जबरदस्ती आपके सर पर बैठाने का काम एक पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम आज से 2 माह पहले हमारी मंत्रिमंडल की समिति ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया, इसका शासनादेश भी निकाल दिया है। ये नगर पालिका बन चुकी है भाइयों बहनों, इसलिए अब नगर पालिका दोबारा नहीं बनेगी, एक ही बार बनती है। इसी प्रकार से हमारे दीपक उत्प्रेती ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी क्लासेज हमारे यहाँ पर खुलनी है महाविद्यालय के अंदर। वो सारी क्लासेज खुलवाने का काम की प्रक्रिया में है, उसकी प्रक्रिया गतिमान है। इस वर्ष आगामी वर्ष में वो नई क्लासेज भी यहाँ पर खुल जाएंगी। ऐसे अनेकों कार्य है भाई बहनों, मैं अगर गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आंगनबाड़ी की बहनें हो, आशा बहनें हो, हमारे उपनल के कर्मचारी हो, भोजन माताएं हो, पीआरडी के जवान हो, उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, हमने इन सभी में बढ़ोतरी करी है, इन सभी के मानदेय को बढ़ाया है। पहले घर में अगर 2 बुजुर्ग होते थे तो अब इन दोनों की लड़ाई आपस में ना हो, पेंशन को लेकर लड़ते थे। पेंशन 1200 मिलती थी, बुजुर्ग दंपति आपस में लड़ने लगते थे। हमने तय किया कि अब हम बुजुर्गों को लड़ने नहीं देंगे और अब पेंशन एक को नहीं मिलेगी, अब ये पेंशन दोनों को मिलेगी। इसका भी शासनादेश जारी हो गया। ऐसे अनेकों कार्य हमने किए हैं भाइयों बहनों। हमने बराबर जब जब भी चुनाव आते रहे हम लोग अपने घोषणा पत्र में इसकी चर्चा करते थे। तो हमारे विरोधी भाई कहते थे भाई भाजपा वाले जनसंघी लोग जब जब चुनाव आता है तो धारा 370 की चर्चा करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल गया, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को चुटकी बजाकर हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो अथवा बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद भी जो लोग पाकिस्तान में गए या अन्य स्थानों पर भटक चले गए, हम लोगों ने कहा पाकिस्तान में उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक भारत में आते हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो भारत के मूल निवासी थे, यहूदी हों, यदि भारत के मूल निवासी हैं, यदि पाकिस्तान में उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यदि वो भारत की धरती पर आते हैं, भारत में उनको नागरिकता दी जानी चाहिए, भारत का उन्हें सम्मान तरीके से नागरिक बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने यह बात कही थी। लोग कहते थे कैसे करेंगे, बवाल हो जाएगा। सरकार बन गई बहनों भाइयों, संसद में बहुमत मिल गया, हमने नागरिकता के कानून को पारित कर दिया डंडे की चोट पर। यदि हमारा कोई भी अल्पसंख्यक इन देशों से यदि भारत में आएगा धार्मिक उत्पीड़न के कारण, हम उसको भारत की नागरिकता देंगे। ऐसे हालात हम लोगों ने पैदा किए हैं। यानी जो कुछ भी कहा हमने किया। राम मंदिर के बारे में जब भी बात होती, लोग कहते थे भाजपा वाले देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते। जब चुनाव आता है राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में डाल दें, एक राम मंदिर बनवा पाएंगे। पहले भाइयों देखा ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, दुनिया देख रही है। सोमनाथ मंदिर को भी गुजरात में आताताइयों ने तोड़ दिया था, गोरी ने तोड़ दिया था। पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया। लेकिन सोमनाथ के मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। उत्तराखंड में चले जाइए, चारों धामों को, केदारनाथ, बद्रीधाम, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धामों को ऑल वेदर रेल रोड से जोड़ने का काम
पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारी प्रधानमंत्री ने किया है। सब तो सब काशी का विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी आता था, ने किस तरीके से ध्वस्त किया। अहिल्याबाई बाई ने उसका निर्माण कुछ कराया भी है। लेकिन आज जाकर कोई देखे, हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐसा भव्य स्वरूप खड़ा कर दिया है बहनों भाइयों, कि वह भव्य स्वरूप बनाकर काशी विश्वनाथ इस कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों भाइयों, हम केवल मंदिर नहीं बनाते, हम लोकतंत्र का भी मंदिर बनाते हैं। भारत की संसद पता नहीं कब की बनी हुई थी अंग्रेजों के। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, अब भारतवासियों के हाथ से वो संसद बनना चाहिए, लोकतंत्र का मंदिर बनना चाहिए। और आप देख लेना, 1 साल के अंदर ही नई संसद दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, भव्य संसद का भवन आपको देखने को मिलेगा। आप ये कहेंगे कि मंदिर बनाने से क्या होता है? मंदिर का प्रश्न ही है। बहनों भाइयों, हम विकास करते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी संभाल कर रखते हैं। जो समाज अपनी विरासत से कट जाता है, सरदार जी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर से लेकर लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण किया है। और जगह जगह जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं मैदान में, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे हुए हैं, वे भी संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में हैं इस समय। जवानों की हत्या कर दी गई। हत्या कराने वाले कौन लोग थे? यही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना गठबंधन का, एक लखनऊ में बैठता, एक दिल्ली में, ये दंगाइयों की जोड़ी है। ये अच्छा नहीं करता है। जब दंगा हो रहा था ना, तो लखनऊ वाला लड़का उस समय क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था। जब किसान मारे जा रहे थे, हिंदू नौजवान मारे जा रहे थे, जाटों के, दलितों के, गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए जा रहे थे, लखनऊ वाला लड़का मुख्यमंत्री था, तमाशा देख रहा था, हंस रहा था, दंगाइयों को बुला बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और प्रशासन थोड़ा कार्रवाई करने के लिए जाता था तो उनको सस्पेंड कर देता था। और दिल्ली वाला दिल्ली में बैठ करके हंस रहा था। तब उनकी जाटों के प्रति संवेदना नहीं जगी थी, तब जातीय संवेदना नहीं जगी थी। तब तो सैकड़ों लोग बंद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, हजारों लोगों को घर से निकाल दिया गया था। क्या कर रहे थे लोग तब? चुनाव आएगा, जाति नजर आती है, चुनाव का वोट नजर आता है। और फिर भाइयों बहनों, ये लोग माफी भी मांगेंगे, विश्वास मत करना, कभी नहीं, क्योंकि सच तो ये बोल ही नहीं सकते। इनके जो लाल टोपी है ना, ये राम भक्तों के लहू से भी और दंगाइयों के दंगे से मरे हुए निर्दोष लोगों के लहू से रंगी हुई लाल टोपी है ये। सावधान रहना, सतर्क रहना इससे। आपने देखा होगा इनकी सूची में वही लोग हैं टिकट वाले, भाइयों बहनों, वही लोग हैं जो लोग दंगा करवाते थे, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। किराना में व्यापारियों को पलायन करते थे, वही लोग हैं। अराजकता फैलाते थे, वही लोग हैं।
शरीफ व्यक्ति नहीं मिला। पेशेवर छटे छटाई अपराधी माफिया दंगाई, उनको इन लोगों ने टिकट दिया है और फिर से प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम जनता ने अब तय कर लिया है 14 में, 17 में, 19 में जनता जनार्दन ने तय कर लिया है। अब वंशवादी और परिवारवादी नहीं, अब राष्ट्रवादी सरकार ही प्रदेश के अंदर शासन करेगी और ये राष्ट्रवादी सरकार जो सुरक्षा भी देगी, विकास भी देगी, सुशासन भी देगी, गरीबों का कल्याण भी करेगी, नौजवानों के लिए रोजगार भी देगी, किसानों का हक खुशहाल भी करेगी और पूरे प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भी बनाएगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। मैं अभिनंदन करूंगा श्री कारिंदा सिंह जी का, जिन्होंने यहां पर ठाकुर मेघश्याम सिंह जी को अपना समर्थन दिया है और उनको आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हैं। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा ना, परिवार पार्टी एक परिवार है, ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, एक परिवार वाली पार्टी नहीं है और एक एक सदस्य जुड़ करके इस पूरे बृहद लोकतांत्रिक परिवार को बनाया है और पार्टी की इस भूमिका के साथ जुड़ करके एक एक कार्यकर्ता जब लगता है तब परिणाम सामने आता है। और आज वे इस मंच पर आए हैं। हेमा मालिनी जी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके यहां पर आई है, संसद सत्र चल रहा है तब भी वह कार्यक्रम में आई है। 5 सीटों पर जिताने के लिए और प्रदेश के अंदर अन्य भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लगने हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आज यहां पर गिरिराज महाराज का आशीर्वाद लिया हूं। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन ठाकुर मेघश्याम सिंह जी के समर्थन में हो, जिससे इस गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र की और ब्रज क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। आप सब क्या इसके लिए सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अब अपनी बात रखी है और कहा है, समाजवादी पार्टी की टोपी को लेकर कहा कि ये जो लाल रंग है ये दंगों में हुए कत्लेआम और उनके खून से रंगा हुआ है। काफी बड़े आरोप लगाए हैं। सपा गठबंधन भी मिशन यूपी 2022 को लेकर पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज शामली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार और सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम इसलिए गर्मी की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनपसंद जगह से टिकट नहीं मिल पाया। वहीं अखिलेश यादव ने आम बजट में अमृत महोत्सव को लेकर भी निशाना साधा। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी और गर्मी को लेकर क्या कुछ कहा। वहीं अखिलेश ने आम बजट में अमृत महोत्सव को लेकर क्या निशाना साधा। मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूँ, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहाँ तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं।